इकबाल ने कहा था, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये बात अभी भी हमें समझ नहीं आई। नौजवानों को अपना उस्ताद बना ले, मुल्क तरक्की कर जाएगी। अगर आप मछली पकड़ना चाहते हैं तो आप कुंडी को वो लगाएंगे जो मछली को पसंद है। हमारे लोग अक्सर कारोबार क्यों फ्लॉप होते हैं कि वो अपनी मर्जी का कारोबार शुरू करते हैं, जबकि हमें कस्टमर की मर्जी का कारोबार शुरू करना चाहिए। अगर पानी का आपके घर की टूटी लीक है नल, उसमें से कतरा कतरा पानी गिर रहा है तो वो पत्थर में भी सुराख कर देता है, फर्श में भी। तो वो पानी का कतरा तो इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन मुस्तकिल गिरते रहना उसकी ताकत है। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो मुस्तकिल मजाजी रोज थोड़ा थोड़ा करें, तो आप देखें आप दिनों में कामयाबी की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुमायूं सलीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सेल्फ मेड शख्सियत आज़म मलिक साहब। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जदोजहद, इनकी कामयाबियों, इनकी नाकामियों पर, कि इनकी ज़िंदगी में क्या रहा, क्या इनका सफ़र कैसा रहा, कामयाबी का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम आज़म साहब। जी वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं जनाब आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस ठीक ठाक। आज़म साहब ये बताएं कि किन हालात या तजर्बात ने आपको खुद पर भरोसा करना सिखाया कि आप कामयाबी तक पहुंचे? बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। कि मेरा ये मानना है कि जो छोटी छोटी कामयाबी होती हैं वो आपको बड़ी कामयाबियों तक पहुंचना सिखाती है। तो मैं जो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ा, फिर रोजनामा जंग के साथ वाबस्ता हो गया। तो ये दो अदारे ऐसे थे जिन्होंने मेरी शख्सियत साजी की और वहाँ से बहुत अच्छे लोगों के साथ मुलाकातें हुई। तो सहाफत में आने के बाद आपसे भी जब शनासाई हुई तो वो उन लोगों को देख के जो बड़े पुरज़म हैं और जो उस वक्त भी के कामयाब लोग थे, तो मुझे अपनी ज़ात पे भी यकीन आना शुरू हो गया कि मैं इन लोगों की तरह बन सकता हूँ। तो उसमें ही ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे स्टेप लें। जब आपको छोटी को कामयाबी मिलती है तो आपको यकीन आ जाता है कि मैं बड़ी मंजिल तक भी पहुँच जाऊँ। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो मुख्तलिफ काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में, और कोई एक काम टिक के नहीं किया, ये मेरी कामयाबी का फार्मूला है कि अगर आप कोई एक काम करते हैं तो गोया आप एक तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। जी जी। तो भुट्टो साहब से पूछा था रियाना फलाशी ने कि आप इतने सारे काम कर रहे होते, तो उन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी इज द वर्च्यू ऑफ स्मॉल माइंड्स, कि एक ही काम करते रहना छोटे दिनों का काम है। आप जब ज्यादा जहतों में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाता है कि आप इस काम के लिए बने। आपने फ्यूचर फेस्ट स्टार्ट किया, जो लाहौर का एक कामयाब इवेंट बना, जो हर साल आप करवा रहे हैं, जिसमें आईटी की मुख्तलिफ कंपनियां आती हैं, सारा कुछ मौजूद होता है, लोगों को आईटी के बारे में अवेयरनेस मिलती है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। उसमें क्या परेशानी आपको सामने आई और अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है? जी, ये फ्यूचर फेस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी इवेंट होता है जिसे लोग समझते हैं। ये मेरे बेटे का ख्वाब था, अर्जिश का, और दूसरे बेटे ने, महरोज और फातिमा ने इसका साथ दिया। तो ये मेरा एक फैमिली वेंचर था। उसने 18 साल की उम्र में कहा कि मैं कोई ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में टेक इकोसिस्टम बनाए, कि आईटी का इकोसिस्टम नहीं है, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और पाकिस्तान नौजवानों को टैलेंट बहुत ज्यादा है लेकिन उसे शोकेस करने का मौका नहीं मिल रहा। तो शुरू में तो हमारी जो कंपनी है जहाद लैब्स, वो आईटी की डेलीगेशन लेके जाती थी और उन बच्चों को बहुत सारे मौके मिलते थे और वहाँ लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते थे। लेकिन इसका ये ख्याल था कि जो हर बंदा ना अमेरिका जा सकता है ना यूरोप जा सकता है, मैं ऐसा कुछ करूं कि दुनिया भर से टेक इन्वेस्टर पाकिस्तान आए और हमारे नौजवानों को टैलेंट देखें। तो जब 2022 में हमने पहला फ्यूचर फेस्ट कराया तो हमें यकीन नहीं था कितने ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो इस साल तो माशाल्लाह 3 लाख लोगों ने अटेंड किया 3 दिनों में और 150 से ज्यादा इंटरनेशनल गेस्ट थे। जब वो कंपनियां पाकिस्तान में आई, उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो हमें पता चला कि $200 मिलियन से ज्यादा की रकम पाकिस्तान में आई है। तो सच्ची बात है, मुझे भी लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के बिजनेस की वजह से पाकिस्तान में इतनी, और जो मैं काम नहीं कर सका मेरे बच्चों ने कर दिखाया। अभी उसमें रुकावट ये है कि इतने बड़े इवेंट करने का यहाँ पे एक ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, इतने बड़े वेंडर नहीं है, उस तरह से स्पॉन्सर नहीं मिलते, फिर हुकूमत उस तरह से सपोर्ट नहीं करती जिस तरह करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने दुनिया में चौथी बड़ी कम्युनिटी का दावा हासिल किया, लेकिन हम एक बड़ा होने के नाते यहाँ हुकूमती सरपरस्ती नहीं कर पा रहे। उल्टा हम कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है, कभी टैक्स हम लगा देते हैं 18%। तो हम उन्हें रोक ही रहे हैं, उस यूथ को जिन्होंने खुद से अपने रास्ते बनाए। कोरोना में हमने कुछ नहीं उन्हें सिखाया, उन्होंने खुद ही एक रास्ता ढूंढा और दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी बन गई।
बिल्कुल तो ऐसे। इस तरह की टेक एक्सपोज होनी चाहिए। चाइना को ये पता है कि एक्सपो कितनी ज़रूरी होती है, तभी दुनिया की बड़ी एक्सपो वहाँ होती है। हम्म, तो अगर हमें पता हो कि एक्सपो जो हैं वो कारोबारी सरगर्मी बढ़ाती हैं, तो मुल्क हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो ये काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाएं। तो ये आपको पता है कि सुरख फीता मशीनरी हमारी हुकूमती जो है, उसकी परमिशन रोकना, हुकूमती लोगों को सिखाना समझाना कि ये कितना अहम है। आज भी हम इंडिया से बहुत पीछे इसलिए हैं कि उन्होंने 10-15 साल पहले ये पहचान लिया था कि आईटी फ्यूचर है। बिल्कुल ऐसे। हम अभी उस पर तैयारियां कर रहे हैं समझने की। तो पाकिस्तान नौजवान बहुत टैलेंटेड है, दुनिया भर से लोग आए, उन्होंने इनके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया। तो अगर काश हमारी हुकूमतें भी ये समझ जाएं और इनकी सरपरस्ती शुरू कर दें नौजवानों को, तो ये मुल्क खुद ही चला लेंगे। क्योंकि इकबाल ने कहा था, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये बात अभी भी हमें समझ नहीं आई। नौजवानों को अपना उस्ताद बना ले, मुल्क तरक्की कर जाएगी। आपको सबसे ज्यादा परेशानी जो है इसमें सरकार की तरफ से आई, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि गवर्नमेंट ने आपसे तावन नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। स्पेशली जो इंटरनेशनल गेस्ट थे उनके बारे में क्या जी। उन्होंने क्या प्रॉब्लम हुई आपको अच्छा सर, उन्हें हमें ठहराने के लिए जी या जी हमें यह था कि उनके उनकी लिए? सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज थे। और जब हमने मुतलका अदारों से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जितने बंदे इंटरनेशनल आ रहे हैं हम्म, तो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। हमने कहा जी रिस्क नहीं है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। हम्म, अगर 150-200 बंदा इंटरनेशनल पाकिस्तान में आ रहा है तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है। जा तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पूरी हुकूमत को चाहिए उन्हें वेलकम करें। जा और जब वो हमारे पास आए 3 दिन रहे तो हम्म, हमने बहुत सारे हुकूमती इदारों को कहा कि इन्हें आप बुलाएं, इन 200 बंदों को पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाएं ताकि ये आपसे के साथ भी काम करें, ये ना देखें कौन बुला रहा है। तो इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह इनोवेस्टा से हमारी पार्टनरशिप थी और अच्छा उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और मैं समझता हूँ जिस तरह हमारी जो आर्मी है उसमें विजनरी लोग मौजूद हैं, तो वो टेक को भी सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने सही डायमेंशन को पहचान ली है कि आईटी कितनी जरूरी है। जाहिर है कि पढ़ा लिखा बंदा ही समझ सकता है कि आईटी कितनी अहम है और कितनी जरूरी है। जी। आपने एक एजाज हाउस बनाया जिसमें आप नौजवानों को आप काफी मौके देते हैं, वो क्या है, क्या अच्छा कॉन्सेप्ट सर, है, हमने वो मुझे बताएं। जी जो आप जिसमें आप लोगों को फ्री के मौके देते हैं जी सीखने के, रिकॉर्डिंग के, वो क्या है थोड़ा सा? जी मयूर भाई, हमने ना चूंकि 3 तरह के कारोबार है हमारे। एक तो हम पाकिस्तानी कंपनियों को अमेरिका रजिस्टर कराते हैं एज एलएलसी। जी जी कोई 5,000 कंपनियों को हम रजिस्टर कराया, उनको मौका मिला, उनके पेपाल एक्सेस मिली, उनके फिजिकल अकाउंट खोले तो बड़ी कंपनियां बन गई। उन्होंने हमें अच्छा कहना शुरू कर दिया, हमने उससे कमाया भी। फिर हम दुनिया भर में टेक डेलीगेशन लेके जाते हैं, 24 मुल्कों में लेके जा चुके हैं, उससे भी हमें कुछ रेवेन्यू मिलता है। फिर जो हम फ्यूचर फेस्ट कराते हैं, ये तो हम एक मुल्क के लिए एक काज है, उसमें उतने पैसे नहीं बचते, जो भी बड़े इवेंट कराते हैं उन्हें पता है। लेकिन हमारा ख्वाब था एक मेरे बेटे का और पूरी फैमिली का कि हम मुल्क को पे बैक करें। तो जो हमारा घर है डीएचए में जहाद हाउस, ये 3 साल पहले हमने बनाया और उसका ख्वाब था कि ये एक टेक इंडस्ट्री के लिए ओपन हाउस हो। दुनिया भर से लोग वहाँ आते हैं, रहते हैं, मुल्क से लोग आते हैं, हम उन्हें आपस में मिलाते हैं, आईटी के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं, उनको लोगों से मुलाकात कराते हैं, उनको रास्ते मिलते हैं। मेरा ये मानना है कि लोगों के मसाइल कल दूसरे लोगों के पास होता है, उन्हें इकट्ठा बिठाना जो है ना, वो भी बहुत बड़ा सोल्यूशन है। अगर आपका कहते हैं कि आपका नेटवर्क जो है वो नेटवर्थ है, अगर आप लोगों को मिलने का आपको हुनर आ जाए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपको कोई चीज़ रुकावट नहीं है। तो हम लोगों को आपस में मिलवा रहे होते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। एक कंपनी है हादी e-learning.com, उनके साथ हमारा MOU है, वो 20 किस्म के फ्री कोर्सेज कराते हैं। तो हम ऑनलाइन उनके साथ मिलकर लोगों को फ्री कोर्सेज का एक्सेस देते हैं और जो आ जाए उसको गाइड करते हैं, उसको मुतलका लोगों से मिलाते हैं। तो सारा दिन लोग आ रहे होते हैं और हमें भी सिखा के जाते हैं। तो एक बरकत भी है, हमारे दीन का भी, ये दीन में भी है कि जो मेहमान आता है वो बरकत लेके आता है आपके लिए भी और आप उससे सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपने सुनने वालों को कहूँगा, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपना दस्तरखान वसी कर लें। जब मेहमान आपके पास आएंगे तो कुदरत आपको बरकत भी देगी और मेहमान भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो इजाज़त हाउस ओपन है सबके लिए, कोई भी गूगल करे, हमारा नंबर ले, फ़ोन करे, आ जाए, हम उसे कोशिश करते हैं कि रेफ़र करें, लोगों से मिलवाएं। और वहाँ से सैकड़ों ब्रांड खड़े हुए। एक बच्चा आया जिसने अभी रद्दी कागज़ से पेंसिल बनाई है, री लाइफ के नाम से ना, वो कहता है कि पाकिस्तान में 80 लाख दरख्त कटते हैं हर साल कच्ची पेंसिल बनाने के लिए लकड़ी की, तो उसने रद्दी कागज़ की पेंसिल बना ली। वो आया तो मैंने उसको लाइव कर दिया, उसको कुछ लोगों से मिला दिया, वो ARY ने बुला के उसका इंटरव्यू कर दिया। अब जैसे बहुत सारे साफियों ने उसे अप्रिशिएट किया, उसे 10 लाख स्टैंडर्ड दे दिए। वो माशाल्लाह बहुत सारे फोरम्स पे गया,
اب اس نے فیکٹری لگا لی ہے، تو وہیں سے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں آپ کے لائک مائنڈڈ، اگر آپ لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ ہمارے پرانے بڑے جو تھے وہ بھی ڈیروں پہ اور جرگوں میں اس لیے بیٹھتے تھے کہ ایک دوسرے کے پاس آپ کے مسائل کی کنجیاں ہوتی۔ اب سر لاسٹ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی کتابیں پڑھنے کے بہت شوقین ہیں، جی جی، کوئی ایسی کتاب بتائیں جس نے آپ کی زندگی تبدیل کی ہو؟ بڑا اہم سوال ہے جی۔ میں چونکہ خود بھی شاعر ہوں اور لکھتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ڈیل کارنیگی کی اپنے طالب علم اسکول اور کالج کے دور میں، میٹھے بول میں جادو ہے، واہ، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، پتہ نہیں انگلش کوئی اور نام ہوگا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ نرمی سے بات کرنی آپ کو آ جائے اور آپ ان لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے۔ بے شک، تو مجھے تو اس کتاب نے میری زندگی بدلی، اس نے مجھے نرمی سے بات کرنے بھی سکھائی، اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ اگر آپ مچھلی پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کنڈی کو وہ لگائیں گے جو مچھلی کو پسند ہے۔ ہمارے لوگ اکثر کاروبار کیوں فلاپ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کاروبار شروع کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کسٹمر کی مرضی کا کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ مجھے وہاں سے ملا، اور الحمدللہ مجھے زندگی میں بہت کامیابیاں ملی، بڑی لوگوں نے رسپیکٹ دی۔ اور اگر آپ بھی ارادہ کر لیں کامیاب ہونے کا، میں نے یہ سیکھا کہ اگر پانی کا آپ کے گھر کی ٹوٹی لیک ہے نل، اس میں سے قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، فرش میں بھی، تو وہ پانی کا قطرہ تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا، لیکن مستقل گرتے رہنا اس کی طاقت ہے۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مستقل مزاجی روز تھوڑا تھوڑا کریں، تو آپ دیکھیں آپ دنوں میں کامیابی کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ اعظم صاحب، انشاءاللہ ملاقات جاری رہے گی، دوبارہ بھی یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس وقت ہمیں ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ شکریہ۔